देश में भारत देश के अंदर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारा देश है। इसके अंदर अलग अलग तरीके से भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था है। जैसे प्रावधान देखें तो 244(1) के अंदर अनुसूचित क्षेत्र है, जिसके अंदर भारत में 10 राज्य आते हैं। और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 244(1) के 244(2) में छठवीं अनुसूची का प्रावधान है। उसके अंदर 7 राज्य जो हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के, वो आते हैं। तो यहाँ पे आदिवासियों की जो स्थिति है उसको लेके देश की आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। और उसके बाद आज जो हम इस स्थिति में हम आज़ादी का 75वां वर्ष और हम ये मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में भी आदिवासियों की स्थिति में उतना सुधार नहीं आ पाया है जितना कि समाज के अन्य वर्गों में आया है। तो इसको लेकर के यहाँ पे हम भारत में बात करें तो जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे यहाँ पे राजस्थान है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। उन सभी राज्यों के अंदर, तेलंगाना सहित उन सभी राज्यों के अंदर जो है वह अनुसूचित क्षेत्र है और उसके अंदर 50% से ज़्यादा ट्राइबल लोग निवास करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में ये बात करेंगे तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में 8 जिले शामिल हैं। बजट पेश होने वाला है, आम बजट कल पेश होने वाला है 1 फरवरी को। एक आदिवासी जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज बैठा है, उसको क्या उम्मीद, क्या मिल सकता है, उसकी जरूरतें क्या है? आम बजट से अपन बात करें। आम बजट की बात करें तो राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जो आदिवासी परिवार रह रहे हैं वो लोग उनकी जो व्यवस्था है उसके अंदर वो बिखरे हुए रहते हैं। तो उनके लिए जो आजीविका का जो संसाधन है वो आज भी खेती है, श्रम है और उसके अंदर जो लघुवन उपज है जो जंगलों में पाई जाती है तो उसको लेकर के उसकी आजीविका चलती है। तो उसके लिए जो सरकार है वो गांव की सरकार है। उसकी जो पहुंच है आज भी जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन तक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए राज्य गांव स्तर पे जो काम होने चाहिए, गांव की जो एक ग्राम सभा होती है, जो पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम जो 1996 जो भारत सरकार का है, उसके तहत फला लेवल पे या गांव लेवल पे अगर जो बजट है वो उसकी बजट खर्च होने से पहले या बजट उसकी राशि स्वीकारकृत करने से पहले उससे अगर उससे पूछा जाए या उसकी जो राय ली जाए, मशवरा लिया जाए, तो वो सबसे अहम होता है। साथ में जो पूर्व के बजट खर्च हुए हैं या बजट जो खर्च हो रहे हैं उसमें यूसी उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है अगर गांव की ग्राम सभा से लिए जाए तो बहुत अच्छा उसके लिए साबित होगा। और उसको उम्मीद ये है कि वह जो अपनी छोटी आजीविका प्राप्त कर पाता है, जैसे 10,000 रुपये किसी की इनकम है पूरे साल भर की, या किसी की 20,000 रुपये इनकम है, तो 50,000 रुपये इनकम साल भर की हो पाना उसके लिए बहुत बड़ा बात है और इसीलिए वह श्रम और अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। तो ऐसे में उससे ये हो पाए कि उसके लिए जो प्रावधान है गांव स्तर पे ही उसको रोजगार के साधन मिल पाए या उसको 300 रुपये का जो पारिश्रमिक है कम से कम या न्यूनतम मजदूरी जो है वो मिल पाए, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। अभी तक इतने बजट जारी हुए, आप एनालिसिस भी करते हैं, पहले तो ये बताइए योजनाएं क्या क्या चलती है आदिवासियों से लेकर टीएसपी क्षेत्र में, केंद्र की योजनाएं क्या क्या है? भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें संविधान की धारा 275(1) के तहत पैसा मिलता है। उसके साथ केंद्र प्रवर्तित योजना है, विशेष केंद्रीय सहायता मिलती है। साथ में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये भी भारत सरकार द्वारा दी गई, जिसमें भारत सरकार ने आगामी 5 सालों में गांव विकास करना है। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर देखूं तो लगभग 4,600 गाँवों का ऐसा चयन हुआ है जिसमें 5 साल के अंदर उसको मॉडल विलेज या आदर्श ग्राम के रूप में किया जाना है। तो ये 2021-22 से शुरू हुआ है। 2020-21 में भी इसके लिए बजट का प्रावधान था। करीब 764 गाँवों का चयन हुआ था। 21-22 के अंदर 860 ग्रामों का चयन हुआ है जिसके अंदर विकास किया जाना है, जिसमें एक गांव के अंदर करीब 20 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। बजट की बात करें, कितना कितना करोड़ों में बजट जाता है, क्या वह हो पाता है? अगर नहीं हो पाए तो कैसे इसको जमीन तक पहुंचाया जा सकता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। बजट की बात करें तो जो व्यवस्था है उसके हिसाब से ये है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अगर अपन बात करेंगे भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, तो जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी जो आबादी है, जो जनसंख्या है
तो उसके हिसाब से उसको किया जाना है। यहाँ पे एक थोड़ा-सा दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध है 2011 की जनसंख्या के ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं 2023-24 में, तो यहाँ पे हमारे पास 2021 की कोई जनगणना हमारे पास नहीं है। फिर भी अगर हम 2011 की जनगणना को आधार मान के चलें तो राजस्थान के संदर्भ में 13.48% बजट होना चाहिए, बजट का प्रावधान होना चाहिए, और ये अभी तक किसी भी सरकार में हो नहीं पाया है। भारत सरकार के भी जो अलग अलग राज्यों की जो जनसंख्या की आबादी है, खास करके जो अनुसूचित क्षेत्र के राज्य हैं जहाँ पे पाँचवीं अनुसूची लागू होती है, वहाँ पे जो बजट का प्रावधान है वो वहाँ की जनसंख्या की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। लेकिन हम इसका अगर विश्लेषण करें पिछले एक दशक के आंकड़ों का, तो भी हम आज भी उसका आधे से भी कम जो है परसेंटेज कर पाए हैं। मतलब 13 जितना टोटल बजट का 1000 करोड़ में जो बजट आता है उसका 13% समथिंग बजट होना चाहिए आदिवासियों के लिए, लेकिन होता कितना है अभी? अभी जो इसका बजट का खर्च अनुपात हम 5 से 6% तक मुश्किल से पहुंच पाए हैं। हम बात करेंगे अगर भारत के संदर्भ में, तो पिछली सरकार का बजट था 17,51,000 करोड़ का। भारत सरकार का बजट था टोटल 17,51,000 करोड़ का, और उसमें से अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों को जो परसेंटेज जाना चाहिए उसकी आबादी के हिसाब से वो, और उसके बाद राजस्थान की अपन बात करेंगे तो लगभग 3,17,000 करोड़ का बजट था गए साल का। तो पिछले वित्तीय वर्ष का जो बजट राजस्थान सरकार का 3,17,000 करोड़ का था, उस बजट में से वहाँ का जो आबादी है 13.48% की बात करें तो करीब 40,000 करोड़ प्लस का बजट बन रहा है। उस 40,000 करोड़ का बजट का आवंटन हमारे यहाँ पे नहीं हो पाया। और जितना बजट, जैसे हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में ये बात है, जैसे महाराष्ट्र पैटर्न चलता है महाराष्ट्र में, वैसे राजस्थान में ये है कि हर विभाग अपने बजट में से मांग संख्या 30 के अंदर कुछ प्रावधान करता है आबादी के अनुपात से। जैसे 13.48% का है तो उसमें अलग अलग विभाग है वो खर्च कर पाएंगे। तो उसका पिछले वर्ष का बजट जो था प्रावधान किया था 25,000 करोड़ रुपए का, लेकिन 25,000 करोड़ में से हम जो है वहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाएँ, वो भी हम पूरी तरीके से आंकड़े अभी तक जुटा नहीं पाए हैं। और ये एक मैकेनिज्म नहीं है कि किस विभाग को कितना पैसा खर्च किया ये पता लग सके। ऑन एन इमीडिएट कोई टीएडी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे इस बजट की मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग में हर महीने 10 तारीख से पहले केवल रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन उस बजट का वास्तविक में उपयोग कहाँ हुआ या उपयोगिता प्रमाण पत्र गाँव की ग्राम सभा द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ग्रामीण जो है वह दो चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, या तो किसानी या मजदूरी, खेती या मजदूरी। खेती तो वो मौसम के ऊपर निर्भर रहती है, लेकिन मजदूरी वो खुद करते हैं, माइंस में जाते हैं, अलग अलग योजनाओं में जाते हैं। इनमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलता है इनको अभी, कितना ज़्यादा है या कम है, क्या स्थिति है? आदिवासियों की स्थिति श्रम को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के अंदर यूपी और बिहार के लोग मजदूरी के मामले में पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो दक्षिण राजस्थान में जो जनजातीय आबादी है, तो यहाँ के लोग अधिकतर माइग्रेंट होते हैं। और इसलिए माइग्रेंट होते हैं क्योंकि उनको उनके गाँव में काम नहीं मिल पाता। तो वो जो चीज़ है उसको लेकर के माइग्रेशन को हम कम कर पाएँ तो वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात होगी। उसके लिए ये है कि जो भारत सरकार की नरेगा जैसी स्कीम, नरेगा जैसी योजना है, वह अभी सहरिया जो कम्युनिटी है, राजस्थान की एक सहरिया कम्युनिटी है जो आदिम जनजाति के नाम से जानी जाती है। ये भारत में कुल 53 आदिम जनजातियाँ हैं जिसको पीवीटीजी के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी ट्राइबल वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में एकमात्र ये 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में पाई जाती है। उनके लिए साल में 365 दिन के प्रावधान है नरेगा स्कीम के अंदर। तो अन्य जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे भी राजस्थान में, जैसे अपना डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, पाली है, उदयपुर है, वहाँ की जनजातीय आबादी है, उनकी भी जीवन की शैली विषम क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ पे भी ये नरेगा स्कीम के अंदर जो 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, वो 100 दिन के रोजगार को बढ़ा करके भारत सरकार को इन अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय आबादी के लिए 365 दिन का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति भी अभी सामान्य से अच्छी नहीं है। किसानी में खेती करते हैं, मुआवजा मिलता है खराबे पे, क्या होना चाहिए किसानों के लिए, उनकी खेती के लिए? आम बजट में इस बार क्या संभावना है, क्या लग सकता है, क्या होना चाहिए? बजट में भारत सरकार द्वारा ये प्रावधान बहुत अच्छा किया गया है। कई लोगों को जो जागरूक है उन लोगों को उनके फसल खराबे पे अच्छा पैसा मिल भी पाता है।
लेकिन इसमें अधिकतर जो कंपनीज़ हैं वो पूरे एरिया को मतलब जो है आधार बनाती है। जैसे कि अपन राजस्थान को देखें तो एक जिले को मान लिया यूनिट, तो पूरे जिले की अगर वो रिपोर्ट देखेगी तो फसल खराब हुआ है तो उस यूनिट के हिसाब से एक तय करेगी, तो मुआवजा किसानों को बहुत कम मिल पाता है। ऐसे में जो यूनिट है वह किसी पंचायत को या किसी गांव को बना करके, कम से कम एक टीएसपी क्षेत्र में पंचायत को यूनिट बना करके अगर मुआवजे का प्रावधान किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, जो मुआवजे का आकलन किया जाता है उसमें राजस्व अधिकारी या पटवारी द्वारा जो गिरदावरी रिपोर्ट पेश की जाती है, उस रिपोर्ट में गांव के जो समुदाय हैं, खास करके जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और महिलाओं की राय इसमें ली जानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। केंद्र बजट आने वाला है, आम बजट, जिसको लेकर युवा, महिला, नौकरी पेशा, सरकारी हो या प्राइवेट, घरेलू व्यक्ति, सभी की सभी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि उन्हें इन बजट में ऐसा कुछ मिलेगा जिससे उनके दिनचर्या पर या उनकी जेब पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा असर आएगा। लेकिन इस आम बजट में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने देश में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है, वह है आदिवासी वर्ग। आदिवासी वर्ग 3 चीज़ों पर ही ज़्यादा निर्भर रहता है: खेती, लघु वनोपज या फिर मजदूरी। इन 3 क्षेत्रों में ही केंद्र की तरफ से उनको मदद भी पहुंचाई जाती है, कई योजनाएं भी चल रही है और इन योजनाओं के आधार पर उनका जीवन यापन हो रहा है। जैसे हम बात करें तो केंद्रीय प्रवर्तन योजना है, जिसमें टीआरआई की योजना है, लघु वन उपज संग्रह कार्य है, वन बंधु कल्याण योजना है, आश्रम स्कूल भवन निर्माण योजना है, छात्रावास भवन निर्माण है, शहरिया विकास परियोजना है, जिनमें अलग अलग मद में करोड़ों रुपए का इनको भुगतान किया जाता है, सरकार प्रशासन के द्वारा उनको दिया जाता है, उन तक पहुँचाया भी जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए का व्यय होने के बाद भी, उनके लिए बजट जारी होने के बाद भी, लेकिन हकीकत में उन तक कई चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आदिवासी वर्ग अभी तक वहीं के वहीं है। इस मामले में केंद्रीय बजट में आदिवासी क्षेत्र को, जो अपने पूरे देश में 8 से 10 राज्यों में फैला हुआ है, जहां पर 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासी निवासरत हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी 8 ज़िले और सबसे ज़्यादा उदयपुर संभाग एक तरह से पूरा टीएसपी क्षेत्र है, जहाँ पर 6 ज़िले हैं और 6 ज़िलों में कई तहसीलें या कहें 92% 95% टीएसपी क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं आदिवासी क्षेत्र के लोग कि उनको इस योजना के तहत, ये आम बजट में योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं के तहत अलग अलग मद में उनको राशि पहुंचाई जाए या फिर अलग कोई नई योजनाएं चलाकर उनको कुछ दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी जो जीवन यापन है, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उस आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस पूरे बजट को लेकर आदिवासी की क्या मांग हो सकती है, क्या उम्मीदें हो सकती, उनको पिछले बजट में क्या मिला है और इस बजट में उनको क्या मिलना चाहिए, किन योजनाओं में उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इसके बारे में उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में डॉक्टर श्रीमाली जी, जो लंबे समय से, भरत श्रीमाली नाम है, डॉक्टर भरत श्रीमाली, जो लंबे समय से आदिवासियों के लिए ही लगातार काम कर रहे हैं। पैसा एक्ट हुआ या फिर अन्य मद में जो भी राशि आती है, उन राशि का आकलन करते हैं, किस तरह से उन तक राशि पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर वह कई लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आदिवासियों की क्या उम्मीदें हैं और क्या मिलना चाहिए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।